एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। मंजिल को भी अब तो तलाश है। हो तुम आसमान समेटे, क्यों उड़ान तेरी निराश है, निराश है। शौर्य की हुंकार संग सरलता का गान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। ओम शांति। रोक पाएगा कौन तुम्हें, तू पार कर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर अपने अंदर, रोकने वाला बाहर कोई नहीं, मन ही है। सारे अवरोध भीतर है, सारी बाधाएं आंतरिक है, सारे बंधन स्वयं के रचे हैं, सारे विघ्न खुद ही से चालू हो रहे हैं। इसलिए यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। स्वयं को जानने की है। सेल्फ गेजिंग, सोल गेजिंग, खुद को देखते रहो। आत्मा स्वयं ही ऊर्जावान है, प्राणवान है। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। बड़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। एक उफान भर, नया उमंग, नया उत्साह। एक नए व्यक्ति की खोज करनी है। पुराने से ही नया जागेगा।
अवरोध क्या है, बाधाएं क्या है, विघ्न क्या है, बंधन क्या है, खुद ही ढूंढना है। दूसरों का कोई काम नहीं, धूल है। पर चिंतन और प्रदर्शन बनना है तुम्हें बेदाग हीरा। किस दृष्टि को धारण करना है, विशेषता देखने की दृष्टि। चश्मा कौन सा पहनना है, विशेषता देखने का चश्मा। किस ऑप्टिकल शॉप में मिलता है ये? ये चश्मा स्थूल नहीं है, ये मन को पहनाना है, क्योंकि मन आदतों में हिर गया है। उसका स्वभाव ऐसा बन गया है कि वही हमारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, द्वंद्व से भरा है, विघ्न उत्पन्न करता है, भय से भरा है, प्रलोभन देता है। जो चीज आज करनी है उसे क्या करता है, वो टालता है। वो कहता है आज नहीं, वो उपयुक्त दिन, आखिर वो दिन आएगा कल, आज नहीं। एक बंदर देखता है एक मंदिर में सप्ताह में एक बार लोग ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, जप करते हैं, और ये करने से भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो एक सुबह सुबह वो भी पहुंच जाता है और वो सोचता है आज सारे दिन मुझे ध्यान करना है, जप करना है, प्रार्थना करनी है और उपवास करना है। मंदिर के बाहर जो पेड़ होता है उसके नीचे बैठकर वो मेडिटेशन में बैठ जाता है, ध्यान मग्न अवस्था। थोड़ी देर में मन में विचार आता है आज उपवास का दिन है और मैंने उपवास कभी किया नहीं है, और हो सकता है कि शाम तक मुझ में बहुत कमजोरी आ जाएगी, तो क्यों ना मैं ऐसे झाड़ के नीचे बैठूं जहां फल लगे हो, जिसमें, क्योंकि शक्तिहीन हो जाऊंगा शाम तक, कहां भटकूंगा, कैसे चलूंगा, चक्कर आएगा, बीपी लो हो जाएगा, शुगर लो हो सकती है। तो कहता है नहीं, यहां नहीं, मैं जंगल में ही ठीक हूं, वहां से प्रार्थना करूंगा। और ऐसा एक फल से लदा हुआ वृक्ष ढूंढता है और उस वृक्ष के नीचे जाकर फिर से मेडिटेशन में बैठता है। और फिर मन में विचार आता है यदि शाम तक उपवास मैंने कभी किया नहीं, कमजोरी आ गई, तो पेड़ के में कैसे चढ़ूंगा मैं, क्यों ना किसी शाखा पर बैठकर ध्यान करूं। और वो शाखा पर बैठता है, फिर ध्यान आरंभ। सोचता है शाम तक कमजोरी शायद इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि फल तोड़ने के लायक ही ना रहूं, तो क्यों ना पहले ही फल तोड़ दूं और अपने हाथ में रखूं, ताकि जब उपवास पूरा होगा इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और फिर ध्यान मग्न अवस्था, प्रार्थना, जप, मेडिटेशन, प्रेयर। पर थोड़ी देर में विचार आता है ऐसा बड़ा फल मैंने आज तक नहीं खाया। और थोड़ी देर के बाद वो फल खाने लगता है और फिर सोचता है प्रार्थना, ध्यान, पूजा कभी भी की जा सकती है,
जरूरी थोड़ी ना आज ही करना है, हमारे हाथ में है, कल करेंगे। तो मन बंदर मन है, मंकी माइंड। वो हर तरकीब, हर विधि को ढूंढता है जिससे आज का काम कल किया जाए। सुविधाजनक मार्ग पर वो चलना चाहता है, उसे कांटों भरा रास्ता, पथरीला रास्ता पसंद नहीं है। सुबह की साकार मुरली। बाप को याद करने की मेहनत करो तो सच्चा सोना बन जाएंगे। मेहनत, याद की यात्रा को बढ़ाओ, कहीं और का है। इस यात्रा को क्या करो, बढ़ाओ। मेहनत तो है, कल भी कहा था, वो बहुत सूक्ष्म है। हम स्थूलता में जी रहे, जड़ता में जी रहे, ग्रॉस में है। इस जड़ता से, इस रिजिडिटी से, इस धरती तत्व से उस ब्रह्मांड स्वीट होम में चलना है। धरती से ब्रह्म की यात्रा है। कितना सूक्ष्म करना होगा खुद को, विचारों को। रिफाइनमेंट की यात्रा है, रिफाइंड और रिफाइन और रिफाइन और रिफाइन। हर चीज सतोरजो तमो में आ गई है। 84 जन्म तुमने भोगे हैं, सुबह की साकार मुरली। ये भोगने की वजह से ही आत्मा नीचे गिरी है। गिरने का कारण है भोगना। आत्मा के पतन का कारण क्या है? एक, पुनर्जन्म। देवताओं ने कोई वो कभी कर्म नहीं किए, पर एक चीज तो वहां भी हो रही है, पुनर्जन्म, रिबर्थ। रिबर्थ इज द कॉज ऑफ फॉल। एक। दूसरा, भोगना, इंडल्जेंस। चीजों को भोग रही है आत्मा, और ये भोगने से ही आत्मा नीचे गिरती है। सतयुग त्रेता में कोई विकर्म नहीं है, कोई पाप नहीं, परंतु भोग तो रही है। और क्या कारण है उसके गिरने का? 16 कला से 14 कला बनने का, और कोई कारण नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग त्रेता के बीच का जो अंतर है, वो किसका अंतर है? जो फर्स्ट आत्मा है वो अभी अभी आई है, फिर पुनर्जन्म, भोग, पुनर्जन्म, भोग, पुनर्जन्म, भोग। इसी से ही कला कम हुई है। यहां बहुत सूक्ष्म, हाँ, धीरे धीरे, द्वापर से बहुत तेजी से, इसलिए जन्म भी कम है, इसलिए पतन होने की जो प्रक्रिया, स्पीड है, वो कम है। गिरने की प्रक्रिया यहां पर वो तेजी से हो रही है। क्यों? भोग की वजह से। भोक्ता से अभोक्ता बनने की यात्रा है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की यात्रा है। ठोस से तरल की यात्रा है। तमो प्रधान जो बन गई आत्मा, उससे सतो प्रधानता तक पहुंचने की यात्रा है। धीरे धीरे असेंशन की यात्रा है, आरोहण की यात्रा है। ऊपर 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 जाना है, बहुत धीरे धीरे। पैनिक नहीं, प्राणी की यात्रा में पैनिक नहीं करना है। पैनिक अर्थात जल्दबाजी। ये प्राणी की यात्रा है, धीरे की यात्रा है, खुद को जानने की यात्रा है।
वो सारे अवरोध हटाने की यात्रा है। पानी बह रहा है, कितना अच्छे से बहता है। अगर उसमें कोई पत्थर डाल दे तो बहना रुक जाता है। मेहनत करनी पड़ती है फिर पानी को, ऊपर जाओ नीचे जाओ। लिक्विडिटी सब बह रहा है, उसमें सॉलिड डाल दो, बाधा उत्पन्न होती है शरीर में। लिक्विड लाइफस्टाइल है, जीवन शैली। 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 1 दिन का जूस नहीं, 2 दिन का जूस नहीं, लिक्विड जीवन शैली। पूरे शरीर में लिक्विड ही लिक्विड। उसमें फिर अचानक सॉलिड डाल दो तो क्या होता है? पत्थर, सफरिंग, दुख और बाधा, और फिर रुक जाती है। कॉन्शियसनेस कम हो जाता है, भारीपन आ जाता है, डाइजेशन एक्टिवेट हो जाता है। इसके लिए यात्रा लिक्विड की यात्रा है, प्राणिक की यात्रा है, धीरे धीरे आगे बढ़ने की यात्रा है। मन कैसे खेल करता है। मन कहता है आज नहीं, कल देखेंगे, आज नहीं। जो परिवर्तन करना है आज ही कर लो। मौत सामने खड़ा है, सुबह की साकार मुरली। हाहाकार के बाद जय जयकार। कितना अनित्य है सब। आज है कल नहीं, 1 सेकंड में खत्म। खेल में खेल। मन धोखा देता है, प्रलोभन करता है, खींचता है, पोस्टपोन करता है, कहता है मुझे शांति से जीने दो, कोई नए प्लान्स मत करो अब, मुझे डू नॉट डिस्टर्ब, नो विजिटर्स, मुझे आराम की जरूरत है। जैसा चल रहा है, जो दिनचर्या है, जितने बजे उठते हो, जो खाते हो, जो पीते हो, जैसे दोस्त है, जैसे है, जो कुछ है, मुझे इसी में रहना है और मैं खुश हूं। ज्यादा तकलीफ मत दो मुझे। पहले ही बहुत तकलीफ की का कमी है, मुझे बख्श दो। जो करना है करो, मुझे छोड़ो। मुझे जैसा चलना है मैं करूंगा, ठीक ठाक करूंगा, पर आज नहीं, बाद में करूंगा। इसलिए मन बड़ा धोखेबाज है, विश्वास मत करना इस पर। उसके बहकावे में, उसकी बातों में नहीं आ जाना। एक व्यक्ति एक दर्जी के पास पहुंचता है और वो दर्जी बहुत कलात्मक है, आर्टिस्टिक पेंटर, टेलर, उसका बड़ा नाम है। वो रचनात्मक ढंग से कपड़े सीता है। वो व्यक्ति कहता है मुझे कमीज सिलानी है, शर्ट नाप लिया जाता है। दर्जी कहता है 1 हफ्ते के बाद आना। 1 हफ्ते के बाद व्यक्ति पहुंचता है बहुत खुश, क्योंकि पहुंचने के बाद शर्ट रेडी है। नहीं तो हमेशा जब पहुंचते तो बटन लगाना रह जाता है। ये क्यों होता है पता नहीं। सब रेडी है, केवल बटन बाकी है, बस ऐसा प्राय होता है। शर्ट रेडी है, कमीज पहनता है, देखता है जो लेफ्ट है वो हाथ तो बहुत ही लंबा बना दिया और राइट जो है वो छोटा। वो कहता है ये क्या कर दिया, गलती हो गई आपसे। वो कहता है गलती नहीं, आपको पता ही नहीं नए दौर का ट्रेंड क्या चल रहा है, फैशन है ये। कहाँ रहते हो आप? बोलते अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, तो पर ये करूँ क्या? बोलते कुछ नहीं, हाथ ऐसे कर लेना ऊपर, लेफ्ट वाला इधर का बड़ा है ना, तो लेफ्ट हैंड ऐसे करके चलना। तो यही तो फैशन है आजकल। वो कुछ पता नहीं रहता है तुमको फैशन के बारे में। फिर वो देखता है और एक चीज, पीछे जो है गर्दन के नीचे इतना बड़ा कपड़ा है छेद जैसा, उसको लगता है गलती से इतना सारा कपड़ा रह गया है। वो दर्जी से कहता है ये क्या कर दिया, ये रह गया? वो कहते हैं
फिर वही बात, को पता ही नहीं फैशन, थोड़ा सा झुको ऐसा और ऊपर करो अपने पीठ को, ये नया फैशन आया है। कहते हैं अच्छा, बहुत ही खुश हो जाता है। तो ये ऐसा हाथ करके और कुबड़ निकाल कर वो चलने लगता है। तो लोग उसे मिलते, एक राहगीर कहता है अच्छा अब समझ में आया, जरूर ये उसी ने, वो जो दर्जी है ना, वो सबसे रचनात्मक कलात्मक दर्जी है, उसी ने ये कमीज बनाई होगी। कहते हैं अच्छा तुम जानते हो उसको? बोलते हैं हाँ वही तो बहुत सबसे बड़ा प्रसिद्ध दर्जी है। इस व्यक्ति को इतनी खुशी होती है कि मैंने अपनी कमीज ऐसे दर्जी से बनाई जो इतना प्रसिद्ध है। तो तुम उसको कैसे जानते हो उस दर्जी को? वो कहते पूरे शहर में वो एक ही तो दर्जी है जो विकलांग लोगों के लिए कपड़े सीता है। मन उस दर्जी की तरह है जो कहता है आओ आओ, वो विक्रेता है, वो बेचना चाहता है अपने प्रोडक्ट्स। वो हमें कहता है हाँ यही फैशन है, यही करना चाहिए, तुम्हारे पास भी होना चाहिए, सबके पास है यहां पर। हाँ तुम्हारे पास ये सब चीजें होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बाकियों के घर में कमरों में कितनी सारी चीजें हैं, तुम कहाँ रह गए बाबा आदम के जमाने में? ये लेटेस्ट फैशन है, जरूरी है ये। तो मन भ्रमित करता है, धोखा देता है, टालता है, उसकी बातों में आना नहीं, भड़काता है। समझना है उसको, अच्छी तरह से समझना है, ये करना है तो करना ही है फिर बस। क्योंकि माइंड सीक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, उसको ऐसा मार्ग चाहिए जो सुलभ हो, सहज हो, उसे जरा भी मुश्किल नहीं चाहिए। परंतु पुरुषार्थ का मार्ग द दुर्गम चोटी तक पहुंचने का मार्ग है। मन की मान्यताएं, सारी बाधाएं मन में है, रोक पाएगा कौन तुम्हें? बाहर कोई शत्रु नहीं है हमारा, बाहर हमें रोकने वाला कुछ भी नहीं है। सिंह की हो संतान तुम, बढ़े चलो एक उफान भर। आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, हर दिन आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। खुद को समझने की यात्रा है, खुद का साक्षात्कार करने की यात्रा है। तो पार कर, मुश्किल तो बिना मुश्किलों के कोई जीत भी जाए तो ऐसी जीत का क्या फायदा? खुशी होती है क्या अगर ऐसे ही कोई हमको विनर घोषित कर दे? इसलिए ये खेल शरीर पर नहीं, मन का है, मन को जीतने का है, मन को दिशा देने का है। टू डोमेस्टिकेट द माइंड, अनरूली माइंड, पालतू बनाना है इस मन को जो अभी कैसा है, जंगली। टू टेम द माइंड, टू टेम द मंकी माइंड। बंदर जैसा है वो, उछलते रहता है, कूदते रहता है, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है वो देखने की उसे बहुत इच्छा है। दूसरे क्या करते हैं, दूसरे क्या कहेंगे, उसे इसकी चिंता है। दूसरे के खातिरदारी, खाते क्या है, पीते क्या है। खिला पिला कर गुड़ियों की पूजा आज मुरली में है, क्या करते हैं, उनको डुबो देते। शिव बाबा की सुबह मूर्ति बनाते हैं, शाम को फोड़ देते, तोड़ देते हैं। ओम शांति। तो अभी बंदर मन से बाहर निकलना थोड़ा। क्वेश्चन है, एज आई गो इन आउट हैव एलर्जिक टू सनलाइट
appear spots on exposed area like hands and around neck, very itchy. Taking medicine from dermatologist from past 3 months. Now it is better. So how about sun gazing? Should I do or not? Sending my ready medical report. भेजा हुआ है. वो छोड़ दो. तो कई लोगों को सन गेजिंग में प्रॉब्लम होती है. जैसे ही सन में जाते हैं बहुत सारी चीज़ें होने लगती है. सबसे पहला सन टैनिंग. टैनिंग अर्थात चेहरा काला पड़ जाता है. कई लोगों को एलर्जी होती है, कई लोगों को खुजली चालू हो जाती है, कई लोगों को सहन नहीं होता है. ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती है. तो जिसको इस तरह की एलर्जी है वो ना करे तो अच्छा है. और हमने जैसे कहा ये जो प्राणिक यात्रा है उसमें सूरज और सन गेजिंग एक टूल है. अगर 100 बातें हैं तो उसमें से एक टूल है. वो ना करे तो ऐसा नहीं कि कोई नहीं बनेगा, अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा. तो दूसरी चीजें करो. हजारों बातें हैं जो करने की है, जिसकी मॉर्निंग में भी कई लोगों को मॉर्निंग में भी तकलीफ होती है, पर सुबह का जो सूरज होता है वो अच्छा होता है, हल्का होता है, मंद होता है, इतनी उष्ण, उसमें अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड रेज इतनी नहीं होती है. फर्स्ट 1 आवर और शाम का 1 आवर. अगर 1 आवर में भी प्रॉब्लम है तो हाफ आवर के अंदर सूर्य उदय के राइज के बाद और सनसेट के हाफ आवर पहले ये समय कर सकते हैं. अगर चेहरे पर प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट सूरज की रोशनी का, तो मन से इमेजिन करो कि सूरज की किरणें मुझ पे आ रही है. सारा मन का है. और अभी जैसे कहा सेल्फ गेजिंग, मैं आत्मा ही ज्ञान सूर्य हूं, खुद को देख रही हूं. खुद को देखो, मुझसे ही प्राण ऊर्जा आ रही है. मेरा शरीर प्राण ऊर्जा से भर रहा है. सभी स्थिर, आंखें बंद, अभी अभी करेंगे. मैं आत्मा प्राणवान हूं, प्राण ऊर्जा का स्रोत हूं, प्राण शक्ति से भरपूर हूं. मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर में प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है. देखेंगे संपूर्ण मस्तिष्क प्रकाश से भर गया है. मस्तिष्क की सभी ग्रंथियां सक्रिय हो गई है. सभी मेंटल ब्लॉक्स दूर हो रहे हैं. मस्तिष्क में प्रकाश ही प्रकाश, ऊर्जा ही ऊर्जा. गर्दन, दाया हाथ पूरा, एक एक सेल प्राण से भर रहा है. प्राणिक सेल. बाया हाथ, छाती, पेट, एक एक अंग में प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है. पीठ, कमर, दाया पैर, बाया पैर, सिर के सिरे से पांव तक प्राण ऊर्जा बह रही है. अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो ऑफ प्राणा. मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, ऊर्जावान है, प्राणवान है, हल्का है. कोई दर्द नहीं, कोई रोग नहीं, कोई पीड़ा नहीं. चीर यौवन में स्थित है. कोई थकान नहीं.
परिपूर्ण ऊर्जा से भरपूर। मैं आत्मा इस शरीर को प्रकाशित कर रही हूं। मैं आत्मा इस शरीर का पोषण कर रही हूं। मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। स्वयंभू हूं। I am my own nourishment. एक बार फिर से सिर के सिरे से पांव तक मन को घुमाएंगे और एक एक अंग में प्राण ऊर्जा भरेंगे। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन गेजिंग, जब सन रेज नहीं निकले तो भी सन गेजिंग के बेनिफिट मिलते हैं? जब क्योंकि सन नहीं निकलता नहीं है निकलता है तो भी सन नहीं निकलता है या निकलता है पर बादल आ जाते हैं, या फिर हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पहाड़ है, या फिर बारिश हो रही है, या धुंध है, कई कारण हो सकते हैं। तो ये सभी जब कारण होंगे तो आवश्यकता नहीं है करना है। हम चाहे तो ये भी कि ये जो हवा है यहाँ पर इस समय, उसको भी सूर्य की किरणों ने स्पर्श तो किया ही है। वी आर इन द ओशन ऑफ प्राणा। हम एक समंदर में जी रहे, सब तरफ प्राण है। और सबसे मुख्य बात, मैं स्वयं ही प्राणवान आत्मा हूं। आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। मुझे बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ो, दूसरा कुछ करो। क्योंकि विंटर्स में सन हाइड रहता है तो गेजिंग करनी चाहिए। क्या सन गेजिंग को विजुलाइज करके कर सकते हैं? यस। मैं नेचर में बहुत बैठी हूँ, सन रेज मेरी पूरी बॉडी पर आ रही है, मैं चार्ज हो रही हूँ, ऐसे बेनिफिट मिलता है? मिलेगा। एक्चुअली आई ओपीटी पैनिक लाइफ, पहले बॉडी बहुत एक्टिव हो गई थी, फुल एनर्जेटिक, बट अब कुछ दिन से एक नी घुटने में पेन रहता है, पता नहीं क्यों। नेचर से एनर्जी लेती हूँ तो चल पाती हूँ, लेकिन दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है। पूरा एनिमा भी लेती हूँ बट ये पेन ख़त्म नहीं हो रहा। वैसे बॉडी में यही एक प्रॉब्लम, बस बॉडी में एक प्रॉब्लम है आ रही है, सुजेस्ट मी। जो भी दर्द है, जो भी है, सबसे पहले तो मेडिकल जांच कराओ, एक्सरे कराओ, ऑर्थोपेडिशियन को दिखाओ, सीटी एमआरआई कराओ, देखो क्या प्रॉब्लम है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता है, फर्स्ट। सेकंड, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिजियोथेरेपी, मैग्नेट थेरेपी और ये जो बाकी थेरेपीज है उसकी मदद ली जा सकती है। और कई लोग कहते हैं जहाँ दर्द है उस एरिया को 20 से 25 मिनट सूर्य की किरणों को पड़ने दो उस पर। तो घुटने पर 20-25 मिनट डेली सूरज की जो किरणें हैं वो आने दो। और बाकी योग में प्रयोग करो, संडे की मुरली, प्रयोगी आत्मा बनो। शरीर के रोगों पर प्रयोग, शरीर के दर्द पर प्रयोग, प्रकृति पर प्रयोग करो। प्रकृति से ऊर्जा लो, घुटने को दो, अपने हाथ से प्राण ऊर्जा लो, उसको दो। और वो दर्द जो है वो वास्तव में एक भीतर का संस्कार है जो संवेदना दर्द के संस्कार के रूप में प्रकट हो रहा है। तो उसको साक्षी होकर देखने का अभ्यास भी करना है कि दर्द यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कैसे वो घूमता है, उसको साक्षी होकर देखने का अभ्यास। और कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये चला जाएगा फिर उधर का आएगा, राइट जाएगा लेफ्ट आएगा, लेफ्ट जाएगा हाथ आएगा, पैर आएगा।
ये सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए डरना नहीं उससे। उससे डरना नहीं है, कुछ ना कुछ होते रहेगा, होने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइटी डिप्रेशन। नाउ आई एम टेकिंग वेरी माइल्ड डोज ऑफ एटलुराफुल टी एंड एरपिप्लोज 2 mg। एडीडी बहुत कॉमन है, एंजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, डर लगता है, विचार चलते हैं, तेज चलते हैं विचार, ओवर थिंकिंग होता है, अननोन फियर, एंजाइटी, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, मैं बीमार पड़ जाऊं, घर वालों का क्या होगा, इसको कौन देखेगा, उसको कौन देखेगा, इतनी चिंता है, इतना सब कुछ। पल्स हमेशा ज्यादा रहती है, हाइपर। ये सब चीजें जब होती है, दवाइयाँ चलती है, दवाइयाँ अपना काम करती है, एंजाइटी को कम करती है, पल्स रेट को कम करती है, थोड़ा सिडेशन लाती है, नींद आती है उससे, नहीं तो व्यक्ति सो ही नहीं पाता है इसमें। ये सब चीजें जो चल रही है दवाइयाँ, वो चलने दो। गो नियर नेचर, प्राणी की यात्रा चालू करो पहला तो, वो धीरे धीरे जो अशांत मन है, बंदर मन है, वो शांत होगा। थोड़ा भोजन में परिवर्तन लाओ, थोड़ा रॉ फूड की तरफ जाओ, फ्रूट्स की तरफ जाओ, ये थोड़ा सा डिटॉक्स, अगर हो सके तो रेसिडेंशियल शिविर 7 दिन 15 दिन कहीं जाके आओ। गो फॉर जूसेस, जितना भी ऑर्गेनिक फ्रेश चीज़ें हैं उस तरफ जाओ, लिक्विड्स की तरफ जाओ, अपने आप मन में परिवर्तन आएगा, चेंजेस होंगे। कई लोग जो बहुत डिप्रेशन में थे और वो ये सोचते थे कि क्या ये डिप्रेशन भी फूड से बदल सकता है, और उन्होंने कोशिश करके दी, 7 दिन रॉ फूड लेके देखा एकदम चमत्कारिक विचार बदल गए। क्योंकि जब हम फूड चेंज करते हैं तो खाली फिजिकल डिटॉक्स नहीं होता है, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिटॉक्स भी साथ साथ होता है। हमारे 4 प्रकार के शरीर है, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। 4 प्रकार की भूख है, फिजिकल हंगर, मेंटल हंगर, इमोशनल हंगर, स्पिरिचुअल हंगर। और 4 प्रकार के डिटॉक्स है, फिजिकल डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स, इमोशनल डिटॉक्स, स्पिरिचुअल डिटॉक्स। ये चारों ही प्रकार के डिटॉक्स होंगे। चारों ही शरीर में परिवर्तन आएगा, मेंटल बॉडी में भी परिवर्तन आएगा, मन में परिवर्तन आएंगे, अचानक नए विचार आने लगेंगे। और ऐसे लोगों के साथ रहो जो ऊर्जावान है, ऐसी कंपनी में जाओ, नए विचार जहां पर है, ज्ञान चिंतन जहां पर है। थोड़ा सा चेंज करो, 15 दिन कहीं घूम के आओ, स्थान बदलो। स्थान बदलते ही मन बदलता है। दवाइयाँ चलने दो, दवाई अपने आप छूट जाएगी धीरे धीरे, बट पहले अपने ऊपर काम करो। और सबसे मेन तो इसका कारण ढूंढो, कारण क्या है, कहाँ से चालू हुआ ये। जरूर बचपन में कोई सीन देखा है, उसके बाद ये सब चालू हुआ। बचपन में ऐसी कोई घटना हुई कि जिसका प्रभाव इतना गहरा पड़ गया है कि आज तक उससे उभर नहीं पाए, बाहर निकल ही नहीं पाए। कोई ऐसा दृश्य देख लिया, उस दृश्य ने पूरा अंतर मन में वो छाप डाल दी है, भयभीत हो गए उससे, इतने डरे हुए हैं कि वो डर अचानक फिर बाहर निकलता है। जैसा नेपोलियन के लिए कहा गया, नेपोलियन कभी नहीं हारा। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, कहने वाला। असंभव शब्द किसकी शब्दकोश में है, मूर्खों के शब्दकोश में है। वो कहने वाला, वो भी वाटरलू के युद्ध में हार गया। क्यों? कहते हैं जब वो 6 मास का था, पालने में था, वो जो दाई थी कहीं चली गई और एक बिल्ली ने उस पर आक्रमण कर दिया, पर वो दाई आ गई और फिर उसने उस बिल्ली को हटा दिया। अभी 6 मास का छोटा बच्चा पालने में है, उसके मन में तभी से बिल्लियों के प्रति भय बैठ गया। वो शेर से लड़ सकता था, शेर को पराभूत कर सकता था, परंतु बिल्लियों से डरता था। और ये बात उसके शत्रु को पता चल गई। इसीलिए ऐतिहासिक युद्ध में, वाटरलू के ऐतिहासिक युद्ध में नेपोलियन की हार हुई, क्योंकि वो 20 बिल्लियां लेके आता है उसका दुश्मन और उस पर छोड़ देता है। तो ये एंजाइटी चालू कहां से हुई, ये डिप्रेशन आया कहां से? जरूर कोई दमन किया है,
कोई घटना हुई है, किसी की डेथ हुई है और हमने ये दिखाया कि मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मैं तो एक ज्ञानी योगी तपस्वी आत्मा हूं, रो लेना चाहिए था, जार जार रो लेना चाहिए था, अच्छा होता, निकल गया होता वो। तो ये सारे जो पेंट अप इमोशंस होते हैं, दबे हुए प्रेशर कुकर की तरह, उसको बाहर रिलीज करो, उसको कहते हैं इंग्लिश में कैथारसिस। कैथारसिस सेशन, बाहर निकालो सारा। काउंसलिंग सेशन की आवश्यकता है, स्पिरिचुअल काउंसलिंग, क्लिनिकल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। साइकेट्रिस्ट दवाइयाँ देते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं। तो सीख काउंसलर, स्पिरिचुअल काउंसलिंग, तो कुछ तो आंसर मिलेगा। और वो जो काउंसलर होते हैं वो एकदम डिटैच्ड होते हैं, तो उनकी बहुत सारी बातें हमें बायस नहीं होते हमारे बारे में। घर वाले जो होते हैं हमारे, वो पहले से बायस्ड होते हैं। उनको अगर कहो कि मुझे, वो कहते तुम पहले से ही बचपन से ही ऐसे हो। जजमेंटल होते हैं। काउंसलर जो होते हैं वो नॉन जजमेंटल होते हैं। इसलिए कोई थर्ड पर्सन से काउंसलिंग लो जो हमारे विषय में कुछ जानता नहीं है। नेक्स्ट। तो आज रो लेना जिसको रोना होगा। हाँ, रोना बहुत अच्छी चीज है, एक बार तो रोना चाहिए, रो लो, जितना रोना आता है रो लो, और फिर पर उसको आदत नहीं बना लो। एक बार रो लिया, काम पूरा हो गया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज 28 ईयर, डायबिटीज फ्रॉम 7 ईयर, बेंकोलोन इंसुलिन इज टेकन बाय मी। Anil Kumar, 40 years, anxiety, little bit depression, high BP, but is the solution? यही जो अभी बताया। आयु 57, बीमारी थायराइड, muscle pain, shoulder and neck and back. This time no medicine at all. विटामिन B12, विटामिन D3 का चेकअप थोड़ा कर ले, हो सकता है वो बहुत कम है, और थोड़ा प्रकृति से संपर्क बढ़ाए। जब मन दूर रहता है प्रकृति से तो ये सब एंजाइटी, ये सब कुछ होता है। थोड़ा वॉक करो, एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, जिम जाओ, ये सब करो, थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ाओ, शरीर में फुर्ती आएगी। फिर डाइट चेंजेस करो, नमक कम करो, तेल कम करो, घी बंद करो ये सारी चीजें करो। नेक्स्ट। क्या लिवर सोराइसिस पेशेंट के लिए ये पॉसिबल है? क्या लिवर सिरोसिस पेशेंट के लिए पॉसिबल है? एक होता है बीमारी की शुरुआत, एक होता है एडवांस स्टेज। सिरोसिस जैसे लास्ट स्टेज है लीवर की, उसमें अभी कितना जितना कर सके करो, बाकी उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे प्रयोग तब काम करते हैं जब बीमारी है ही नहीं। हाँ, जब एकदम स्वस्थ है तभी सब कुछ करना होता है। ये होता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, एकदम बीमारी से भी पहले। एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, फिर होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, फिर होता है टर्शियरी प्रिवेंशन। 3 प्रकार के प्रिवेंशन, और सबसे पहला है प्राइमोर्डियल। प्राइमोर्डियल अर्थात जब कोई बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल पर आप काम कर रहे कि बीमारी हो ही ना। प्राइमरी प्रिवेंशन, बीमारी हो गई और फिर सब चालू कर रहे हैं। और जब बीमारी अभी एकदम लास्ट में है, एक पैर कब्र में है, तब बताओ प्राणिक यात्रा कैसे चालू करे और कौन सा डाइट ले। क्या डाइट, एक चार्ट बना के दे दो। ये वो स्टेजेस है, कैंसर, स्किन की बीमारी या सिरोसिस, कि यहाँ पर कितना काम करेगा पता नहीं, पर हाँ कोई बहुत दृढ़ संकल्प वाला होगा तो भी हो सकता है फिर, परंतु संपूर्ण कमिटमेंट चाहिए फिर, बाकी सब कुछ छोड़कर। कई लोग ऐसे हैं, जैसे वो जो बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का ऑथर जोसेफ मर्फी, सभी डॉक्टर ने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता है तुम, पर उसने संकल्प कर लिया मैं ठीक करके रहूंगा, और कर दिया खुद को ठीक। तो ऐसी तीव्र इच्छा शक्ति चाहिए, जीने की इच्छा चाहिए, विलिंगनेस टू लिव एंड टू डू एवरीथिंग विच इज पॉसिबल। सब कुछ करने की इच्छा होगी तो सब हो सकता है। ऐसे वो अपने नीमच के भाई है ना, सुरेंद्र भाई, वो भी कैंसर से बड़े ये है, लेकिन जी जीने तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने परमात्मा शक्ति से, आत्मिक शक्ति से, या कुछ करने की इच्छा से। एक लेखक था विदेश में, उसका नाम हम भूल रहे, 50 साल की उम्र में था वो, तब उसको डॉक्टर ने कहा बस अब ज्यादा नहीं जी सकते तुम, 6 मास से ऊपर नहीं। पर उसकी तो इच्छा थी कि मुझे बहुत बड़ा लेखक बनना है और बहुत सारी किताबें लिखनी है।
तो उसने अपनी इच्छा शक्ति को ऐसा एक्टिवेट किया, इतना एक्टिवेट किया कि 20 साल ज्यादा जिया वो और इतनी सारी किताबें लिखी और प्रसिद्ध हुआ। तो अगर करे तो सब कुछ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी बेटी बचपन से बीमार है, बीमारी बढ़ रही है, बाबा की मुरली क्लास भी करती है, 22 ईयर की है, अब क्या करें? बस क्वेश्चन ही इतना है। उसको कितना इंटरेस्ट है, उसका क्या स्वभाव है, बीमारियां क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, उन सब पे डिपेंड करता है। और सबसे बड़ा तो माँ बाप का बच्चों में बहुत लगाव, मोह, ये सब रहता है। एक होता है केयर करना, पर कई बार माँ बाप ही बाधा बन जाते हैं। सबसे बड़ी बाधा वो मम्मी और वो डैडी बन जाते हैं उसके मार्ग में, उसके हीलिंग में, उसके डेवलपमेंट में। उसको स्लेव बना देते हैं, गुलाम बना देते हैं। उसको थोड़ा मुक्त करो उस मोह की गुलामी से। दूसरा व्यक्ति हो सकता है उसके बीमारियों में हम ही सबसे बड़ी बाधा है। वो स्ट्रेस, वो टेंशन उसको ठीक नहीं होने देता है। उसको ये लगता है ये लोग कितने परेशानी मेरी वजह से, इनको क्या लगेगा, कितना पैसा खर्च हो रहा है मुझ पर। तो वो भी एक स्ट्रेस होता है, उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ो। नेक्स्ट प्रॉब्लम IBS डी। ये कल भी हमने देखा था, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और कहा था इसका संबंध 3 चीजों से, एक मन से, दूसरा डाइट से, और तीसरा फिर दवाइयाँ। ये तीनों चीजों को ट्राई करो तो इस तरह के IBS वाले ठीक होंगे। 7-8 साल से उसके कोई सिम्टम नहीं है। 7 दिन से सिर्फ फ्रूट सलाद पर हूँ। 23 दिसंबर से हूँ, कुक्ड बिल्कुल नहीं। एक दिन कुक्ड खाया, अब भी रॉ पर हूँ। सवेरे दोपहर खाती हूँ, खाते रहो। शाम को नहीं, भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती। हेल्थ ठीक है, ऐसे ठीक होना चाहती हूँ। गैस बहुत कम हुई है, बाकी फर्क नहीं है। प्रकृति, प्रकाश, बिना चप्पल आदि जो क्लासेस में बताया नहीं है वह भी करती हूँ। अमृत वेला मुरली रेगुलर है, प्लीज गाइड करें। और क्या क्या गाइड करना है? गाइड तो ऑलरेडी तो सब तो ठीक चल रहा है। खाली एक ही चीज है, वेट स्टेबलाइजेशन। ये तो हमको गाइड कर दिया सब। वेट स्टेबलाइजेशन, क्योंकि इस मार्ग में हाँ किसी को कोई बीमारी है तो फिर ये सब करना बहुत अच्छा है। इसी से ही ठीक हो गया, फ्रूट से, रॉ से, वेजिटेबल से। क्योंकि सभी बीमारियों का मूल कारण जो है वो है आंतों में फंसा हुआ मल, जमा हुआ मल। 80 to 90% संसार में जो समस्या है वो भोजन से रिलेटेड समस्या है। 80 to 90%। अगर इसको ठीक कर दिया जाए तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। और वास्तव में शरीर को कोई और चीज ठीक नहीं करती है। शरीर में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है। फ्रैक्चर हो गया, कौन ठीक कर रहा है उसको? वो प्लास्टर थोड़ी ठीक करता है। शरीर इज सेल्फ हीलिंग, ऑटो है वो। उसको केवल जो बाधा है उसको हटा दो। कुक्ड फूड की बाधा हटा दो, उसको नेचुरल दो, अपने आप हीलिंग चालू हो जाएगा। और उससे भी ज्यादा फास्टिंग। वास्तव में ना तो संतरे से कुछ होता है, ना मौसम्बी से कुछ होता है, ना फल से कुछ होता है, ना रॉस से कुछ होता है, किसी से कुछ नहीं होता है। जो कुछ होता है एक ही चीज से होता है, लंघनम परम औषधम। न खाना न पीना, ये अल्टीमेट इलाज है। फास्टिंग इज द अल्टीमेट ट्रीटमेंट। जिसको इतनी गहरी गहरी बीमारियां है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां है, वो लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट है। बीमारियों से अगर छूटना है तो इलाज है फास्टिंग, रॉ फूड, फ्रूट्स, ये है। पर हमारी प्राणिक यात्रा जो है ये फास्टिंग की यात्रा नहीं है। फास्टिंग अलग चीज है, वो दिस इज एंटायरली डिफरेंट। प्राणिक लिविंग का फास्टिंग से कोई संबंध नहीं है। फास्टिंग का तो एक लक्ष्य है, बीमारी है, उससे छूट जाओगे, हीलिंग होगा, डिटॉक्स होगा, उसके लिए वो बहुत अच्छा है। पर ये प्राणिक हीलिंग, प्राणिक यात्रा तो उनके लिए है जिनको कोई बीमारियां नहीं है और जिनका लक्ष्य है आत्मा को ऊंचाई में ले जाना, जिनका पहले से ही शरीर हेल्दी है।
जिनको कोई भी बीमारी, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। ये प्राणिक फास्टिंग में एक शुरुआत है, एंड है। यहां से चालू किया, यहां तक किया। प्राणिक लिविंग में शुरुआत है, एंड नहीं है। वो जीवन शैली है। वहां 4 दिन करते, 5 दिन करते, 10 दिन जूसेस पे रहेंगे, बीमारियां ठीक हो गई, वापस अपना नॉर्मल डाइट चालू कर देते। यहां वो नहीं है। ये तो यात्रा ही दूसरी है, ये जीवन शैली की यात्रा है। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। यहां तक कि प्राणिक वाले फास्टिंग रेकमेंड ही नहीं करते, उनको पसंद ही नहीं फास्टिंग तो। पर हाँ, किसी को बीमारी है तो फिर जरूर विद अंडर गाइडेंस वो सब करो, उसकी आवश्यकता है। बाकी हाँ, हम खुद भी आई डोंट रिकमेंड फास्टिंग मच। हाँ, जिसको करना है कर सकते, जिनके पास अभ्यास है, अनुभव है, गाइडेंस है, गुरु है, उनके अंडर करो। तो ये तो पहले ही सब कुछ कर ही रहे, पर खाली एक ही ध्यान रखना है, वजन का। वेट डेली चेक करते रहो। ऐसा नहीं अभी 50 किलो वजन है फिर 35 हो जाए। 35 में भी हेल्दी तो रहेंगे, बीमारी कोई नहीं रहेगी, परंतु फिर वो फास्टिंग की यात्रा है। फास्टिंग में थोड़ा सा डिप्राइवेशन है, थोड़ी सी दुख है, दुख की यात्रा है फास्टिंग की। प्राणी की यात्रा आनंद की यात्रा है। इसमें एक तो बॉडी वेट, बॉडी इमेज, बॉडी हेल्थ, ये सब देखना है। इसमें इमेज भी कैसा है, खाली वजन ठीक है वो नहीं, दिखने में भी ठीक लगना चाहिए व्यक्ति। लुक, इसको कहते हैं बॉडी इमेज, बॉडी बैलेंस, बॉडी हेल्थ, बॉडी बैलेंस, बॉडी इमेज, बॉडी वेट, ये सब भी देखना है। नहीं तो ऐसे, इसलिए एक्सरसाइज भी जरूरी है। ये सब तो कर रही है, उनको बोलो जिम ज्वाइन करे, एक्सरसाइज करो, जिम ज्वाइन कर लेना, बोल दिया उनको। बिग मिस, अपने घर में जिम खोलो, कुछ भी करो, पर गुड एक्सरसाइज इज नीडेड। नहीं तो लोग, 2 मार्ग है, रॉ इस सब में जाते हैं, वजन घट जाता है, कई लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं, उनको कहते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं दूसरों से, ओके, क्योंकि बीमार तो वैसे भी नहीं होंगे इस यात्रा में, ये वाली फास्टिंग की वाली यात्रा में, रॉ फूड वाली यात्रा में, फ्रूटेरियन यात्रा में बीमारी का तो संबंध ही नहीं है, क्योंकि आप नेचुरल ले रहे हो, बीमारी आ ही नहीं सकती है, संपूर्ण स्वस्थ रहोगे। पर हाँ, दिखने में पतले दुबले हो जाओगे। पर हाँ, आपको अगर स्वीकार है और दुनिया की कोई चिंता नहीं, तो चैप्टर क्लोज, चलने दो। पर आपको अगर लगता है कि नहीं, मैं ठीक दिखना चाहिए, परिवार वाले भी खुश रहना चाहिए, तोड़ भी निभाना है, तो फिर एक्सरसाइज चाहिए। डाइट वही रहेगा, बट कंबाइंड विथ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर रहेगी तो वेट लॉस नहीं होगा। अच्छी वाली एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज, मसल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है? हाँ, ये किसी ने पूछा है, आई एम 23 ईयर ओल्ड कुमारी, कैन आई डू वेट ट्रेनिंग एट द जिम वाइल फॉलोइंग लिक्विड डाइट? लिक्विड डाइट फॉलो करते हुए वेट ट्रेनिंग जिम में जा सकते हैं। आई एम टोल्ड दैट वी नीड एक्स अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स फॉर मसल बिल्डिंग। वेट ट्रेनिंग हेल्प्स मी विथ माई हार्मोन्स टू बी इन बैलेंस एंड आई एम वेरी हंग्री इफ आई गो टू जिम रेगुलरली। जब भी जिम जाओगे और यहाँ ट्रेनिंग सब करोगे तो हाँ, प्रोटीन्स की जरूरत है, परंतु हमारे पास नेचुरल प्रोटीन्स कितने सारे हैं। और प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, ये एक हवा जो क्रिएट किया गया है, यहाँ प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन 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 प्रोटीन्स। लोग क्या क्या करते हैं प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन पाउडर से लेके क्या क्या, कितने महंगे महंगे है सब, बहुत महंगे होते हैं वो सारे, और उसके साइड इफेक्ट्स कितने सारे होते हैं। क्या वास्तव में इतना प्रोटीन हमको चाहिए जितना हम कह रहे हैं चाहिए चाहिए चाहिए? हाँ, उसकी आवश्यकता है, पर वो सारी आवश्यकता अपने आप पूरी हो जाती है। फ्रूट्स में कहते हैं प्रोटीन बहुत कम है, पर जो है बहुत टॉप क्वालिटी का है। अभी अभी एक भाई आए थे हमारे पास, तो वो तो कहाँ कुछ भी प्रोटीन नहीं, लेवल 4 है वो, ऑलमोस्ट लेवल 4। हफ्ते में 2 या 3 बार चाय पीते हैं, वो भी 250 ml, ये उनका डाइट है। 250 ml, वो भी कभी ब्लैक टी, ये लेवल पर पहुंच गया कई बार। लगभग 5 से 6 साल से इस यात्रा पर है, लेवल 0 से अभी लेवल 4 पर है, और एकदम हेल्दी है, स्वस्थ है, दिन रात मेहनत करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, जरा सा भी कमजोरी नहीं है। और ये ले रहे, ये लेवल 4 पे हमने जो कहा, कैटेगरी 4 ब्रेदरियन के जो है वो व्यक्ति प्राण ऊर्जा से जीता है। ये तो टेस्ट के लिए ले रहे बस, इसकी जरूरत ही नहीं है उनको। उनका अभी ओपीडी में आए थे, उनका सारा ब्लड चेकअप कराया, प्रोटीन लेवल उनका इतना हाई है, नॉर्मल से भी अच्छा है। अब वो कहां से प्रोटीन खा रहे हैं? प्रोटीन, इसमें कोई प्रोटीन ही नहीं है, 10 कैलोरी है ये। जिम में कहते हैं कितनी कैलोरीज होनी चाहिए? 4000 5000 कैलोरीज। जिम से पहले वो प्री मील
प्रोटीन पाउडर पी के आओ, वर्कआउट के बाद में पियो, फिर 11 बजे पियो, फिर 12 बजे खाओ, फिर 2 बजे खाओ, फिर 4 बजे खाओ, फिर 6 बजे खाओ, फिर 8 बजे खाओ, खाते ही खाते रहो, 8 बार होना चाहिए, तब ऐसे मसल्स बिल्ड होते हैं, ऐसा कहते हैं। फिर बाद में ये सभी लोग बीमार भी पड़ते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा प्रोटीन्स की आवश्यकता है। आई स्ट्रगल विद कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया बोथ है, and doctors say that my digestion is weak because my liver isn't functioning properly and my intestines are very weak and fragile at the moment. Can I take enema? Enema लेना ना लेना ये हर व्यक्ति का इंडिविजुअल डिसीजन है, परंतु प्राणी की यात्रा में धीरे धीरे एनिमा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो फ्लो अंदर स्टैब्लिश हो जाता है फिर आपको उसकी आवश्यकता नहीं। पर हाँ, इनिशियल स्टेजेस में उसका अनुभव चाहिए, वो सब का अनुभव चाहिए। इसलिए जो जो बातें, जो जो टूल्स है, सब करके देखो, खुद करके देखो, इसलिए नहीं कि यहां बताई गई। एंड देन डिसाइड, पहले 2 बार लो, 3 बार लो, फिर धीरे धीरे 2 बार कर दो, फिर धीरे धीरे सुबह का हटा दो, शाम का रहने दो, फिर एक एक दिन छोड़ के करो। देखो शरीर में क्या हो रहा है, किस तरह से शरीर को स्टडी करनी है खुद के। नेक्स्ट। 6 साल से सेंटर में समर्पित रूप से रह रहा हूँ। मुझे शुगर है लेकिन प्राणिक डाइट करने की इच्छा है। मैं प्राणिक डाइट के सारे क्लास सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे ये करने में डर लगता है। डर ही तो है। 5 mg एक टेबल, कौन सी है टेबलेट? डर जो है ना, वही सबसे बड़ी बात है। 500 mg टेबलेट चल रही है। क्या मैं प्राणिक डाइट सभी टैबलेट्स के साथ प्राणिक यात्रा हर एक को वहां से चालू करने जहां अब हो खड़े हो। उन्हीं दवाइयों कोई रॉ पर खड़ा है तो रॉ से चालू करो, कोई कुक्ड पर खड़ा है कुक्ड से चालू करो, कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं। यही राजयोग है, यही राजयोग है। फास्टिंग के लिए और वो जो नेचुरोपैथी होता है उसमें कहते हैं ये छोड़ो वो छोड़ो, ये छोड़ो वो छोड़ो, यहाँ कुछ नहीं छोड़ना है। जहां खड़े हो वहीं से चालू करो, कुक्ड हो कुक्ड से ही चालू करो। बस एक ही रूल है, बस रूल एक ही है, बस जो भी लेना है वो लिक्विड कुक्ड लो चलेगा, पर जो भी हो ये चबाना, ये काटना, ये फाड़ना, इससे मुक्त होना है। ये 3 ही बाधा है। तो ये जो 3 चीजें हैं, बाइटिंग, चीविंग, रिपिंग, बस ये 3 ही चीज है जो हमें पाशविक बनाता है, पशुता की तरफ ले जाता है। हमें पहले पशु से मनुष्य बनना है, फिर मनुष्य से देवता। पहले प्रॉपर मनुष्य तो बन जाए, ठीक ठाक कंप्लीट मनुष्य। अभी मनुष्य ही ढंग से नहीं है तो क्या है? जानवर, पशुव्रत, मंकी माइंड, मंकी माइंड, मंकी की आदतें हमें। ये जो पाशविक वृत्ति है, पहले इनसे मुक्त होना है धीरे धीरे, और फिर आगे की यात्रा करनी है। नेक्स्ट। Please recommended some good medicine for constipation in Ayurvedic, please. आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलो, वो बताएंगे। Taking कायम, कई सारे कायम चूर्ण, त्रिफला, क्या कुछ नहीं है। नेक्स्ट वाला वही है, वेट गेन कैसे करें, पॉसिबल बीइंग प्राणिक एंड जर्नी। और सबसे मुख्य बात है, वेट गेन करने के लिए आह्वान करो प्रकृति को। वेट एक समय आएगा कि हमारा वेट स्टेबल हो जाएगा। हम नहीं डिसाइड करेंगे अपना वेट, ये प्रकृति डिसाइड करेंगी। तो कॉस्मोस विल डिसाइड। एक समय ऐसा आएगा जब बॉडी इतनी परफेक्ट बैलेंस में आ जाएगी, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। अभी हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कुछ कुछ कर रहे हैं उसके साथ। एक टाइम आएगा कि वो स्टेबल हो जाएगा एक लेवल पे आके, जब आप कंप्लीट प्राणिक ऊर्जा के साथ ये हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, हार्मनी आ जाएगी। फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा अपने आप पर। अभी तो शरीर में इतने टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, पहले ये सब निकालो बाहर, ये सब हटाएंगे पहले। फिर इनिशियल तो वेट लॉस होगा, फिर धीरे धीरे वेट गेन होना चालू होगा। पहले वेट लॉस, देन वेट गेन, और फिर नेक्स्ट स्टेप होगी वेट स्टेबिलाईजेशन। स्थिर हो जाएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। ये अवस्थाओं में ड्राई डेज में चले जाओ, 3 दिन ना खाना ना पीना, फिर भी वेट गेन लॉस नहीं होगा। फिर वापस आ जाओगे, आराम से अंदर घुसोगे, आराम से बाहर निकलोगे। और कभी ज्यादा भी खा लिया, थोड़ा सा बढ़ेगा, पर स्टेबल। ये एक सिद्धि है जो इस यात्रा में प्राप्त होगी धीरे धीरे। नेक्स्ट।
थायराइड है, आई एम फॉलोइंग सनगेजिंग 1 meal a day and smoothies. So guide me for medical checkups test. सारे रूटीन चेकअप करा लो और क्या। अब अनाज 2 बार ही लेते हैं जिसके बाद दवा ले सके। जब से ये भट्टी शुरू किया बहुत अच्छा फील होता है था, बट अभी 1 हफ्ता से फीवर एंड कोल्ड हुआ है, तब से बहुत लो एनर्जी फील हो रही है और एक अजीब सी बेचैनी रहती है। हम कुछ गलत कर रहे हैं या हेल्थ साथ नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा। डिटॉक्स सिम्टम्स तो होंगे और ये सब चीजें भी आएगी, और इसी को तो स्टडी करना है, यही तो यात्रा है। इसको भी एंजॉय करना है। एंजॉय सफरिंग, एंजॉय सफरिंग। एक स्वस्थ थे तब ये करके देखा, अब बीमार पड़े अब करके देखो, दोनों करके देखो, क्योंकि ये सब चीजें हमको सिखाएगी बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें, छोटी सी सर्दी खांसी जो भी होती उससे देखो कि ये क्यों हुआ। जरूर प्रकृति का कोई ना कोई उल्लंघन किया है, प्रकृति के नियमों को तोड़े है। 3 प्रकार के नियम है, कई बार बताया है। पहला नियम है सरकार के नियम। सरकार के नियमों का सबको डर रहता है, क्यों? क्योंकि दंड मिलता है तुरंत, तुरंत जुर्माना भरना पड़ता है, तुरंत डर। इसके लिए सबसे सख्ती से पालन किया जाता है। कौन से नियम पालन करते हैं सबसे सख्ती से? ट्रैफिक रूल्स या गवर्नमेंट के जो भी रूल्स है। एक देश से दूसरे देश ऐसे बिना वीजा के जा सकता है कोई? सब ट्रैफिक रूल, गाड़ी के रूल, सब रूल। कोरोना काल में कैसे सब लोग बिल्कुल जो मास्क के खिलाफ थे वो सब फिर आ गए ना, सब ठीक हो गए कि नहीं? तो वो डर रहता है, क्यों? क्योंकि सरकार के नियम अर्थात दंड। दूसरे नियम है ईश्वरीय नियम, यज्ञ के नियम, भगवान के नियम। उसका इतना डर नहीं है जितना गवर्नमेंट के नियमों का डर है। भगवान अपना है, मेरा बाबा करते करते डाइल्यूट कर दिया उसके सारे नियमों को, मर्यादाओं को। इतना डर नहीं है, डर पर इतना नहीं है, इसलिए आराम से तोड़ देते हैं। यह है सेकंड नियम। तीसरे है प्रकृति के नियम। उसके तो कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि इसमें दंड बहुत बाद में मिलता है। जैसे ईश्वर के नियम, दंड जो है, जो अवज्ञा है उसका नियम तुरंत दंड नहीं मिलता है, थोड़ा देर के बाद मिलेगा। सरकार के नियमों को तोड़ो तो तुरंत दंड, ईश्वर के नियमों को तोड़ो तो थोड़ी देर के बाद, और प्रकृति के नियमों को तोड़ो तो बहुत देर के बाद। खाते रहो, फिर अचानक एक दिन कैंसर, अचानक एक दिन हार्ट अटैक, अचानक एक दिन निमोनिया, अचानक एक दिन इतनी सारी बीमारियां। फिर कहते हैं अरे मैं तो एकदम ठीक था, कैसे हो गया मुझे? अचानक कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे सड़ रहा था शरीर और एक दिन छूट गया, खत्म हो गया। और हम सोचते रहे हम तो सब ठीक थे। प्रकृति का पहला नियम, नेचर्स फर्स्ट लॉ, हाथ में रखो चीज खाने से पहले। या प्रकृति ने ये वैसी खा रहा हूं जैसी दी है, अगर हाँ तो खाओ, नहीं तो नहीं। नेचर्स फर्स्ट लव, ईट नेचुरल। जितना नेचुरल जो है उतना खाओगे, और जितना अननेचुरल पका के, प्रोसेस करके, जला के, मसाला लगा के, नमक डाल के, तेल डाल के, भून के, टेस्टी बना के, काला कर, और उसमें भी कई लोगों को एडिक्शन होता है उसका। जो बेसन बनता है ना, उसका जो नीचे चिपका हुआ होता है ना काला, वो पसंद है, वो एडिक्शन है। जो साबूदाना बनता है, वो जो नीचे जो परत होती है ना उसकी, वो चाहिए करारा एकदम ऐसे कुरकुरा, वो आवाज आनी चाहिए। उसमें क्या टेस्ट है? इटली में एक चाय बनती है, लोगों को उसका एडिक्शन है, क्योंकि वो जो चाय बनती है वो एक प्रकार के मेटल में बनती है, वो मेटल की टेस्ट उसमें आनी चाहिए। ये ऐसे सारे एडिक्शन है, सारा खेल इधर है। पापड़ वो आवाज आनी चाहिए कड़क कड़क, तो ही मजा आता है। नहीं तो कौन? दूध में वो जो टोस्ट होती है वो ऐसी डुबो के खाने में जो मजा है, अगर उस टोस्ट को उधर ही डुबो दिया, पूरी डूब गई, तो कौन, उसको मजा नहीं आता है लोगों को। तो ये सारे जो पैटर्न्स है, सिनेमा देखने जाते हैं, क्या भूख लगती है जब पॉपकॉर्न खा रहे हैं? भूख का क्या संबंध है पॉपकॉर्न से? वो आदत है। भूख का कोई संबंध नहीं, हम भूख से खा ही नहीं रहे। सारा खेल आदतों का है। ईटिंग इज अ हैबिट, फूड इज अ ड्रग, एडिक्शन हो गया है। इसलिए क्या प्रश्न क्या था ये? प्रश्न गया, प्रश्न भी खत्म, प्रश्न खत्म हो गया अभी। नहीं, अभी जो पढ़ा वो क्या था?
हाँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अनुभव करो बस, जो कुछ हो रहा है शरीर को साक्षी होकर देखते रहो। ये खाया तो वो हुआ, वो खाया तो वो किया, जुकाम बुखार ये सब हो गया है, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, इससे थोड़ी डरना होता है। देखो क्या होता है। और सर्दी खांसी जुकाम के लिए दवाई क्या है? डॉक्टर कहते हैं URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर हो जाए, अगर दवाई खाओ तो 1 हफ्ते में ठीक होंगे, दवाई ना खाओ तो 7 दिन में ठीक होंगे। यह है हमारा नियम। अगर दवाई लोगे तो 1 हफ्ते में, अगर दवाई नहीं लोगे तो 7 दिन में। सिंपल है। अच्छा, ओम शांति। तो रोक कोई नहीं पाएगा। सिंह की संतान हो तुम, बढ़े चलो। खेल मन का है सारा। तन तो फानी है लेकिन हस्ती अमृत की खान। साधना में पी ले इसके प्याले, साधन जो ब्रह्म ज्ञान। नहीं नन्ही सी हो आशा, नवयुग के अरमान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है। छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उलाहने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है। छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उड़ाने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सीखी हो संतान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, मुश्किलों का समंदर, 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 तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर।